एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट कोल्ड वॉर एंड डीकोलोनाइजेशन। सो लेट्स डिस्कस डीकोलोनाइजेशन फर्स्ट, देन कोल्ड वॉर। डीकोलोनाइजेशन जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि 1939 से 1945 तक हुआ था, उसके बाद शुरू हुआ था। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर जैसे अंग्रेज़ों ने रूल किया था, ब्रिटेन ने इंडिया पे रूल किया था, तो हम क्या थे, उस कॉलोनियल पावर के शिकार हो गए थे। तो जब जाहिर सी बात है ब्रिटेन यहाँ से चली गई, हमें फ्री कर दिया, तो वो हो गया डीकोलोनाइजेशन। जब हम पे हुकूमत चला रहा था तो कोलोनाइजेशन, और जब वहाँ से हमें फ्री कर दिया, उसका हुकूमत ख़त्म हो गया, तो डीकोलोनाइजेशन। ये सिंपल मतलब है। अब ये नहीं है कि इंडिया में जब ब्रिटिश ने हमें आज़ाद किया तो बस उसी को डीकोलोनाइजेशन बोलेंगे। कहीं पे भी जो ये सेम प्रोसेस हो रहा है, अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे उसने पावर अपना इस्टेब्लिश कर लिया है ज़बरदस्ती, उस कंट्री में उसका पावर नहीं है, सो वहाँ से जब उसको हटाया जाता है, उसकी पावर हटाई जाती है, सिंपल टर्म में उसको डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद मेनली डीकोलोनाइजेशन देखा गया था, क्योंकि उससे पहले ब्रिटेन जो है हर कंट्री को कॉलोनी उसने बनाई हुई थी और रूल कर रहा था। सबसे बड़ा तो एग्जांपल हम ही लोग हैं, जहाँ पे अंग्रेजों ने 200 साल डील किया था, सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी की बदौलत आए है, लेकिन कितना लूटा हमें। ऑलराइट, लेट्स कम टू द टॉपिक बैक। सो फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव थे जिसके थ्रू डीकोलोनाइजेशन किया। फ्रेंच का अपना था, ब्रिटिश का अपना था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेसिस पे मेनली डीकोलोनाइजेशन देखा जाता है, जिसमें इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी मिलती है। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सफ़र होता है कंट्री अगर जहाँ पे भी कोलोनाइजेशन है, और जब आज़ाद हो जाते हैं, जब डीकोलोनाइजेशन मिल जाता है, तो इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी मिलती है। तो कैसे मिली थी ये? यहाँ पे बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मतलब उनके खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए थे, जैसे हमने भी सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, ये वो। सो मिड 20th सेंचुरी के आसपास डीकोलोनाइजेशन बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा था। कुछ प्रोसेस से गुजरा था डीकोलोनाइजेशन, जैसे एक था कॉलोनीज़ और एक कॉलोनाइज़र। कॉलोनीज़ मतलब जो कंट्री गुलाम बना है, और कॉलोनाइज़र जिसने बनाया है। तो कॉलोनीज़ जैसे इंडिया हो गई, कॉलोनाइज़र जैसे ब्रिटेन। सो एशियन, अफ्रीकन और पैसिफिक कंट्रीज जो थी, ये सब कॉलोनीज़ थी, और कॉलोनाइज़र जो थे वो ब्रिटेन जैसी कंट्री थी। तो इनसे हमें सोवरेनिटी जब मिल गई, तो उसको डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है। 4 टाइप्स का होता है डीकोलोनाइजेशन, एक सेल्फ गवर्नमेंट, एक फॉर्मल एंड, और एक फॉर्मल एम्पायर, और लास्ट मेयर चेंज ऑफ इम्पीरियल मास्टर। सेल्फ गवर्नमेंट का जो एग्जांपल है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे। फॉर्मल एंड का एग्जांपल है इंडिया, जहाँ पे कम्प्लीटली हटाया गया था। एक एम्पायर का, फॉर्मल एम्पायर, और इनफॉर्मल जहाँ पे न्यू कॉलोनियलिज्म, उसका एग्जांपल लैटिन अमेरिका। एंड सो 4 टाइप ऑफ डीकोलोनाइजेशन होते हैं बेसिकली। सो कुछ वेज थे, कुछ तरीके थे, कोई मोड थे जिनके थ्रू डीकोलोनाइजेशन ऑफ कोर्स करवाया गया होगा। ऐसे हवा में उठ के बोलने से तो नहीं होगा, उसके लिए हार्ड वर्क किया गया होगा। सो ऑफ कोर्स तो कुछ तरीके हैं, जैसे किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर या रिफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को डीकोलोनाइज, आज़ाद करवाया था अपने देश को। किसी ने आर्म्ड लिबरेशन स्ट्रगल के थ्रू, और किसी ने इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प करती है कंट्रीज़ की। तो जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर और रिफॉर्म्स के थ्रू करवाया था, वो है कंट्रीज़ जैसे इंडिया और केन्या। और जिसने आर्म लिबरेशन स्ट्रगल के थ्रू करवाया था, उसमें कंट्रीज़ आती है जैसे जिम्बाब्वे, अल्जीरिया। और जो यूएनओ के इंटरवेंशन जो 1945 में बना था, वैसे कंट्री हैं इंडोनेशिया एंड कॉन्गो, से इनके थ्रू इन्होंने डीकोलोनाइजेशन लिया था। और राइट, इसके अलावा ये प्रोसेस है जैसे इंडिपेंडेंस, इंटरनेशनल सपोर्ट यूएनओ का। 1945 में यूएनओ बना था। प्रोटेस्ट किया गया काफ़ी हद तक, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, और भी बहुत सारे सत्याग्रह। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया गया, नेशनल पार्टीज जुड़ी इससे, जैसे कांग्रेस, आप सबको पता है, जो मुस्लिम लीग थी। सो सब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पार्टीज़ भी अब हेल्प करने लगी थी। इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अब चलने लगे थे, जिसका एक कारण था कि डीकोलोनाइजेशन देखने को मिला, जो कंट्री कोलोनाइज थी। राइट, इसके अलावा कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से डीकोलोनाइजेशन ख़त्म हुआ था। रशिया हार गई थी, राइट, 1905 में, वो भी एक एशियन कंट्री से, जापान से। सो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो डर गई थी, शर्म महसूस कर रही थी, और उन्होंने डीकोलोनाइज कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ से डीकोलोनाइजेशन शुरू होता है, जहाँ पे ब्रिटेन और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत बुरी तरीके से हारती है, और एशियन और अफ्रीकन कंट्री जो इन्होंने बैंडन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दिया था 1955 में। सो दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से डीकोलोनाइजेशन पॉसिबल हो पाया था। थोड़ा समझते हैं कोल्ड वॉर। देखिए, कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर है जिसमें कोई खून खराबा, कोई इंसान नहीं मरा था। ये आइडियोलॉजी बेस्ड वॉर है। आइडियोलॉजी मतलब बातों ही बातों में आइडियाज़, जैसे जो
दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, यूएसए और यूएसएसआर। तो यूएसएसआर आज के टाइम पे रशिया कहते हैं, ठीक है, उस टाइम पे सोवियत यूनियन कहते थे। तो जो रशिया हम सबको पता है कैपिटलिज्म को मानता है, और जो रशिया जो है वो कम्युनिज्म को मानता है, और यूएसए कैपिटलिज्म को। सो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के बीच में कोल्ड वॉर की लड़ाई हुई थी। कुछ कारण थे इसके, जैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, वही कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। जर्मनी का बाइफर्केशन हो गया था, फिर बाद में ईस्टर्न और वेस्टर्न में बट गई थी। तो ईस्टर्न वाला रशिया के अंदर चला गया था, और वेस्टर्न जर्मनी यूएसए के हाथ में हुई, बाद में वो जुड़ गया था। और डिस्प्यूट भी हुए थे ईस्टर्न यूरोप को लेके, और आर्म रेस और न्यूक्लियर वेपन, ये सब कारण है कोल्ड वॉर के होने के। और इसके अलावा कोल्ड वॉर के बीच बीच में भी बहुत सारे इवेंट्स या वॉर देखने को मिले, जैसे कोरियन वॉर 1950 से 53 के बीच में, वियतनाम वॉर 1955 से 75 के बीच में, बर्लिन ब्लॉकेड एंड इराक 1948 से 49 के बीच में, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि कोल्ड वॉर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो देखने को मिला था 1962 में। इसके अलावा कोल्ड वॉर जो एंड हुआ था लेट 1980s के आसपास में हुआ था, और अर्ली 1990s के आसपास में, डेट याद रखिएगा। और इसमें यूनिटी जो है ईस्टर्न ब्लॉक में वो ख़त्म हो गई थी, सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज थी उसके बीच में कोलैप्स हो गया था सोवियत यूनियन। तो एक ही सुपर पावर बची मिलने इस पर। जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म होता है तो एक सुपर पावर यूएसए बच जाती है और सोवियत यूनियन ख़त्म हो जाता है। पहले दो होता है, यूएसए एंड रशिया। तो बाद में जब ये सोवियत यूनियन बने, रशिया ही है आज के टाइम पे। तो जब वो हार जाती है रशिया, तो एक ही सुपर पावर यूएसए बचती है, और कोल्ड वॉर का वही एक रिजल्ट निकलता है, यूएस हेजेमनी, मतलब यूएस पूरे वर्ल्ड लेवल पे पावरफुल हो जाता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस, प्रभाव क्या पड़ता है, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और एक्सपेंशन ऑफ नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसए की एक एजेंसी है, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है अपना एक्सपेंशन करती हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, और शिफ्टिंग ग्लोबल प्रायोरिटीज़। अब लोग जो हैं, क्योंकि एक ही सुपर पावर बची है अमेरिका, इसके अलावा तो है नहीं, पहले दो था तो लड़ते थे, तो अब टेररिज्म वगैरह पे, ट्रेड वगैरह पे कंट्रीज़ ने अपना ग्लोबल प्रायोरिटीज़ चेंज कर लिया था। तो ये था पूरा कोल्ड वॉर एंड डीकोलोनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।